नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 19 पर क्राइम स्टोरीज। आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े ड्रग माफिया के बारे में बताएंगे, जिसे दुनिया कोलंबिया ड्रग लॉर्ड के नाम से जानती है। कभी वह दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी कहा जाने वाला कोकीन का सबसे बड़ा सौदागर था। उसे आज भी विश्व इतिहास में सबसे अमीर और सबसे कामयाब अपराधी माना जाता है। साल 1989 में फोर्ब्स मैगजीन ने उसको दुनिया का 7वां सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया था, जिसकी अनुमानित संपत्ति उस समय 25 बिलियन अमेरिकन डॉलर थी। उसके पास सैकड़ों आलीशान मकान और गाड़ियां थी। 1986 में उसने कोलंबिया की राजनीति में प्रवेश करने का प्रयास किया और इसके लिए उसने देश के 10 बिलियन डॉलर के राष्ट्रीय कर्ज को चुका देने की पेशकश भी की। कहा तो ये भी जाता है कि एक बार उसने अपनी बेटी को सर्दी से बचाने के लिए 2 बिलियन डॉलर यानी आज के 16,000 करोड़ रुपए आग में जला दिए। कुख्यात इतना कि उसने कोलंबिया के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की हत्या भी की थी। कुछ इन्हीं किस्सों और अन्य कुख्यात उपलब्धियों ने उसे अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया, जिसका नाम था पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे एक गरीब किसान का बेटा ड्रग्स और अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी बना। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा एक बार फिर से विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े अपडेट्स मिलते रहें। अब कहानी विस्तार से। पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया में हुआ। उसके पिता आबेल डी जीसस एस्कोबार एक किसान थे और माता हेमिल्दा गेविरिया प्राइमरी स्कूल टीचर थी। वे 6 भाई बहन थे। पाब्लो परिवार गरीब परिवार था। उनके घर में बिजली तक नहीं थी। एक बार उसे और उसके भाई को स्कूल से इसलिए वापस भेज दिया क्योंकि उनके पास जूते नहीं थे। एस्कोबार ने यूनिवर्सिडाद दी एंतियोकिया में पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया, लेकिन फीस जमा नहीं करवा पाने की वजह से उसे मजबूरन पढ़ाई छोड़नी पड़ी। यही वो समय था जब उसने कब्र के पत्थरों को चुराकर उन्हें स्मगलरों के हाथ बेचकर जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। पाब्लो ने पैसे कमाने के लिए वह सब कुछ करना शुरू कर दिया जो वह कर सकता था। अपने गिरोह के साथ छोटे छोटे घोटाले करने से लेकर प्रतिबंधित सिगरेटों और नकली लॉटरी के टिकट बेचने तक, यहाँ तक कि उसने बैंक से बाहर आते हुए लोगों से भी पैसे लूटना शुरू कर दिया। उस समय वह केवल 20 साल का था और इस छोटी सी उम्र में ही वह पूरी तरह से कार चोर बन चुका था। 1970 के दशक के शुरुआत में उसने एक मेडलिन एग्जीक्यूटिव का अपहरण किया और उससे एक झटके में $1 लाख वसूल लिए। पाब्लो 22 साल की उम्र में ही करोड़पति बन गया था। पाब्लो के भाई रॉबर्ट एस्कोबार ने अपनी पुस्तक द अकाउंटेंट्स स्टोरी में इस बात का खुलासा किया है कि किस प्रकार पाब्लो गरीबी और गुमनामी की हालत से उठकर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। उसने विश्व इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे सफल आपराधिक कंपनी मेडलिन ड्रग कार्टेल को स्थापित किया, जो रोजाना करीब 15 टन तक कोकीन की तस्करी करता था, जिसकी कीमत संयुक्त राज्य अमेरिका में आधे बिलियन डॉलर से अधिक थी। पाब्लो के ऑडिटर रॉबर्टो के अनुसार एस्कोबार के पास इतना धन था कि सिर्फ नोटों की गड्डियों को बांधने के लिए रबड़ बैंड पर हर हफ्ते $1,000 खर्च होता था, क्योंकि उसके पास इतना काला धन था कि वह इसे बैंक में भी जमा नहीं कर सकता था। उसने नकदी की गड्डियों को अपने गोडाउन में जमा कर दिया, जिनमें से सालाना $1 बिलियन की नकदी को चूहे कुतर देते थे। जी हाँ, आपने ठीक सुना, हर साल $1 बिलियन की नकदी को चूहे कुतर देते थे। ये कहानी थोड़ी लंबी होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखें। और 1975 में एस्कोबार ने अपने कोकीन के कारोबार को बढ़ाना शुरू कर दिया। उस समय शिपमेंट की जरूरत से ज़्यादा चेकिंग होती थी और ड्रग्स को भारी सामानों के बीच छुपाकर लाया जाता था। लेकिन शिपमेंट पकड़े जाने के डर से उसने अमेरिका में तस्करी के एक सौदे के लिए खुद विमान उड़ाया। सामान निकालने के बाद उसने इस विमान को तोड़ दिया और अपने हैसेंदा नेपोलिस में एक पशु फार्म के दरवाजे पर ऊपर लटका दिया। उसका रुतबा तब और बढ़ गया जब 1975 में उसने एक जाने माने मेडलिन डीलर फैबियो रेस्ट्रेपो को हत्या कर दी,
जिससे उसने 14 किलो मेडलिन खरीदा था। बाद में रेस्ट्रोपे के सभी आदमियों को बोल दिया गया कि वे अब पाब्लो एस्कोबार के लिए काम करेंगे। मई 1976 में एस्कोबार और उसके कई आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इक्वाडोर से एक भारी सामान के साथ मेडलिन वापसी के समय उनके पास से 39 पाउंड सफ़ेद पेस्ट पाया गया। शुरू में पाब्लो ने मेडलिन के उन जजों को रिश्वत देने की कोशिश की जो उसके खिलाफ मामला बना रहे थे, लेकिन जजों ने रिश्वत नहीं ली। इसके बाद कई महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद पाब्लो ने गिरफ्तारी करने वाले 2 अधिकारियों को मार डाला और फिर इस मामले को बंद कर दिया गया। यही वो समय था जब उसने अधिकारियों के साथ निपटने का तरीका ईजाद किया, या तो उन्हें रिश्वत देना या हत्या कर देना। उनके भाई रॉबर्ट एस्कोबार का कहना था कि पाब्लो ने यह तरीका इसलिए अपनाया क्योंकि नशीले पदार्थों पर बैन इतना खतरनाक हो गया था कि उसे किसी भी तरीके से इनकी तस्करी करना मुश्किल हो रहा था। अपनी पहली यात्रा के दौरान पाब्लो ने 30 अमेरिकी डॉलर की एक मामूली सी कीमत का पेस्ट खरीदा था, जो उसके द्वारा अपना साम्राज्य खड़े करने की दिशा में पहला कदम बन गया। सबसे पहले उसने विमान के पुराने टायरों में कोकीन की तस्करी की। तब एक पायलट प्रति उड़ान बहुत मोटी रकम कमा लेता था, जो इस बात पर निर्भर करता था कि वह कितने किलो की तस्करी कर सकता है। उसने और कार्लोस लेडर ने एक साथ मिलकर बहामास में एक नया आइलैंड ट्रांजिट शिपमेंट पॉइंट डेवलप किया, जिसे नॉर्मेंस के कहते हैं। कार्लोस और रॉबर्ट वेस्को ने आइलैंड की अधिकांश जमीन खरीद ली, जिसमें एक हवाई पट्टी, एक बंदरगाह, होटल, मकानें, नौकाएं, विमान और यहाँ कोकीन को रखने के लिए रेफ्रिजरेटर वाला स्टोरेज बनाया गया। 1978 से 1982 तक इसे मेडलिन कॉकटेल की तस्करी के लिए सबसे अहम मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। एस्कोबार इस आइलैंड पर एक मोटी रकम खर्च करके 7.7 वर्ग मील की ज़मीन खरीदने में सफल रहा, जिसमें हैसिएंदा नेपोलिस शामिल था। यहाँ उसने अपने परिवार और कंपनी के साथ एक चिड़ियाघर, एक झील और कई अन्य घर तैयार किए। एक समय यह अनुमान लगाया गया था कि कोलंबिया से हर महीने जहाज पर 70 से 80 टन कोकीन अमेरिका भेजी जाती है। 1980 के दशक के मध्य में पाब्लो तस्करी के व्यापार में अपने सर्वोच्च शिखर पर था। वह जेटलाइनर्स में प्रति उड़ान 11 टन की तस्करी अमेरिका के लिए करता था। उसके द्वारा भेजा गया सबसे बड़ा लोड 23,000 किलो था, जिसे मछली के पेस्ट के साथ मिलाया गया था और नाव द्वारा भेजा गया। इस बात की पुष्टि उनके भाई द्वारा एस्कोबार नामक पुस्तक में की गई। पाब्लो के भाई रॉबर्ट एस्कोबार ने कहा कि विमानों का उपयोग करने के अलावा उसने भारी मात्रा में लोड को भेजने के लिए 2 छोटे रिमोट कंट्रोल्ड पनडुब्बियों का भी इस्तेमाल किया। हालांकि इनमें लोग होते थे, इनमें आदमी भी होते थे, यह भी रॉबर्ट्स ने अपनी पुस्तक में बताया है। 1982 में एस्कोबार को कोलंबियाई लिबरल पार्टी के एक अंग कोलंबियाई कांग्रेस में प्रतिनिधि मंडल के उप वैकल्पिक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। 1980 के दशक के दौरान एस्कोबार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जाना माना नाम बन गया, क्योंकि उसका नशीली दवाओं का नेटवर्क बहुत फैल चुका था। संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, पोर्टो रिको और डोमिनिक गणराज्य में पहुंचने वाली नशीली दवाओं का एक बड़ा हिस्सा मेडलिन कॉकटेल द्वारा नियंत्रण होता था, जिसमें से ज़्यादातर कोकीन पेरू और बोलीविया से आता था, क्योंकि शुरुआती दौर में कोलंबियाई कोकीन की गुणवत्ता घटिया स्तर की थी। एस्कोबार के उत्पाद ज़्यादातर अमेरिका के आसपास के देशों में पहुंच गए। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि उसका नेटवर्क यहाँ से दूर एशिया तक फैल चुका था। कोलंबियाई प्रशासन के जो अधिकारी उसके काम में बाधा डालने का प्रयास करते थे, एस्कोबार उन्हें रिश्वत की पेशकश करता था और ना मानने पर धमकी देता था। जांच एजेंसियों, कानून और सरकार से निपटने के लिए उसने एक प्रभावी नीति बनाई थी, जिसे प्लाटा ओ प्लेमो कहा जाता था, जिसका शाब्दिक रूप से सिल्वर या लेड बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, यानी पैसे स्वीकार करो या गोलियों का सामना करो। उसी दौरान एस्कोबार ने अनगिनत सरकारी अधिकारियों, जजों और कई राजनेताओं को रिश्वत दी, और जिसने पैसे स्वीकार नहीं किए उसे गोली मार दी जाती। इस तरह कई नागरिकों, पुलिसकर्मियों और राज्य के अधिकारियों सहित सैकड़ों व्यक्तियों की मौत हो गई। एस्कोबार के अपराध करने के मंसूबे इतने खतरनाक थे कि उसने कोलंबिया के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लुइस कार्लोस गेलान की हत्या कर दी, जो चुनाव में भाग लेने वाले उन 3 उम्मीदवारों में से एक था। साथ ही एवियन का फ्लाइट 203 पर बमबारी की
और 1979 में बोगोटा में स्थित DAS बिल्डिंग को बम से उड़ाने के लिए भी वह जिम्मेदार था। कई बार यह आरोप भी लगाया गया कि एस्कोबार ने अप्रैल 1985 में कोलंबियाई सुप्रीम कोर्ट पर अनगिनत गोलियां बरसाई थीं, जिसमें अदालत के आधे न्यायाधीशों की मौत हो गई थी। इनमें से कुछ दावों को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों ने एक सत्यता आरोप द्वारा 2006 में जारी की गई रिपोर्ट में शामिल किया गया था। उनमें से एक का कहना था कि हमलावर एस्कोबार को मारने वाला एक पेशेवर हत्यारे पोपियो का काम था। 1987 में फोर्ब्स मैगजीन ने अनुमान लगाया कि एस्कोबार दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी है, जिसकी व्यक्तिगत संपत्ति 25 बिलियन अमेरिकन डॉलर के करीब है, जबकि दुनिया भर के कोकीन बाजार के 80% हिस्से पर उसकी कंपनी मेडेलिन कार्टेल का कब्जा था। पाब्लो एस्कोबार को कोलंबिया और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों की सरकारों में एक दुश्मन के रूप में देखा जाने लगा। ऐसा नहीं है कि पाब्लो एस्कोबार सिर्फ बुरा ही इंसान था, उसके अंदर भी अच्छाइयाँ थीं। उसने जन कल्याण के लिए बहुत से काम किए। उसे खेल बहुत पसंद था, इसलिए उसने कई फुटबॉल ग्राउंड बनवाए और फुटबॉल लीग में कई छोटे छोटे टीमों को उसने स्पॉन्सर किया। एस्कोबार ने मेडेलिन में कई चर्चों का निर्माण कराया, जिससे उसे रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर काफ़ी लोकप्रियता मिली। उसने अपनी रॉबिनहुड वाली छवि बनाने के लिए बहुत मेहनत की। उसने गरीब लोगों के लिए घर बनवाए और वह अक्सर गरीब लोगों को बहुत सा धन बांटता था, जिसकी वजह से वह गरीबों के बीच में बहुत लोकप्रिय हो गया। मेडेलिन की जनता एस्कोबार की मदद करती थी और उसे कई प्रकार की खुफिया जानकारी भी पहुंचाती थी। अगर कभी लोगों से उसके बारे में कोई अधिकारी पूछताछ करता था तो वहां के स्थानीय लोग पाब्लो के बारे में कुछ नहीं बताते थे, यहाँ तक कि उसकी सुरक्षा करते थे और वे उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। मेडेलिन समुदाय के बीच उसकी लोकप्रिय छवि थी, लेकिन अपने कारोबारी सहयोगियों के बीच एस्कोबार एक कुख्यात, पागल और क्रूर हत्यारे के रूप में मशहूर था। उसके भाई ने बताया कि पाब्लो अपनी वफादारी को लेकर इतना प्रतिबद्ध था कि एक छोटी सी गलतफहमी पर एक बार उसे बंदूक के निशाने पर लेकर धमकाया गया था। उसके भाई ने कहा कि खतरनाक से दोस्ती करने और शक्तिशाली को डराने की उसकी क्षमता ने उसे उतना ही तेज भगाया जितना वह भाग सकता था। तस्करी से जुड़े कारोबारियों में उसके खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मेडेलिन और दूसरी नशीली दवाओं के तस्करों को जो कोलंबियाई कोकीन से आय होती थी, उस आय का 20 से 35% के बीच हिस्सा एस्कोबार को सौंप देते थे। अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए एस्कोबार को लगातार अपने दुश्मनों से गैंगवार करना पड़ा, जिससे कोलंबियाई दुनिया का सबसे बड़ा मर्डर कैपिटल बन गया। जहां सिर्फ 1991 में 7081 लोग इसके शिकार हुए। हत्या की दर में हुई वृद्धि का कारण एस्कोबार गरीब युवकों को पुलिस अधिकारियों की हत्या करने के लिए पुरस्कृत करता था, उन्हें पैसे देता था। राष्ट्रपति पद के एक उम्मीदवार लुइस कार्लोस गेलान की हत्या के बाद सीजर गेवेरिया का प्रशासन एस्कोबार और उसकी कंपनी मेडेलिन ड्रग कार्टेल्स के विरुद्ध हो गया। आखिरकार सरकार ने एस्कोबार को समर्पण करने पर कम से कम सजा और कैद के दौरान सही बर्ताव के बदले उसकी सभी आपराधिक गतिविधियों को बंद करने की शर्त पर उसे समझाने के लिए बातचीत की और एस्कोबार ने आत्मसमर्पण कर दिया। सरकारी अधिकारियों और सार्वजनिक राय के दबाव में हिंसक और आतंकवादी कृत्यों पर विराम लगाने की घोषणा के बाद और अपने आप को अपने आलीशानी जेल में कैद कर लिया, लेकिन उसके खातों से आपराधिक गतिविधियों की लेन देन जारी रहने की बात मीडिया में फैलने लगी। एस्कोबार ने मोकंदा और गैलियानो भाइयों को ला कैटरल लाकर उनकी हत्या कर दी। उन दोनों पर आरोप था कि उन्होंने कार्टेल से चोरी की थी। जब सरकार को इस बात का पता चला कि एस्कोबार ला कैटरल के अंदर से अपनी गतिविधियां जारी रख रहा है, तो सरकार ने 22 जुलाई 1992 को एस्कोबार को दूसरे जेल में भेजने की कोशिश की, लेकिन एस्कोबार को उसके मददगारों ने पहले ही इसकी सूचना दे दी और उन्होंने वहां से उसे भागने में मदद की। 1992 में डेल्टा फोर्स और सेंट्रल स्पाइक के यूनाइटेड स्टेट ऑपरेटर्स एस्कोबार के सर्च अभियान में शामिल हो गए। उन्होंने एस्कोबार की तलाशी के लिए बनाए गए एक विशेष कोलंबियाई पुलिस टास्क फोर्स, जिसे सर्च ब्लॉक कहते हैं, को ट्रेनिंग दी और उनका मार्गदर्शन किया। उसके बाद एस्कोबार का
अमेरिका और कोलंबियाई सरकारों के बीच संघर्ष तेज हुआ और उसके दुश्मनों की संख्या भी तेजी से बढ़ी और इसमें वो लोग थे जो पाब्लो द्वारा सताए हुए थे। उसके शत्रुओं ने, जो कभी उसके पुराने साथी थे, उन्होंने लोगों के खिलाफ पैसे देकर तैयार किया था। साथ ही कैली कार्टेल और कार्लोस कैस्टानो के नेतृत्व में राइट विंग अर्धसैनिक बल लॉस पेप्स ने एस्कोबार से प्रतिशोध लेने के लिए एक खूनी अभियान चलाया, जिसमें एस्कोबार के 300 से अधिक सहयोगियों और रिश्तेदारों को मार डाला। 2 दिसंबर 1993 को एस्कोबार के खिलाफ भयंकर युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका और कोलंबिया के अर्धसैनिक बल, स्पेशल फोर्स और उसके दुश्मन कैली कार्टेल के लड़ाकों ने एक साथ पूरी ताकत के साथ एस्कोबार के खिलाफ लड़ाई में पूरी ताकत झोंक दी। इस सब के बावजूद एस्कोबार ने एक बार फिर सर्च ब्लॉक से बचकर भाग निकलने की कोशिश की, लेकिन उसी समय अमेरिका ने रेडियो ट्रायंगुलेशन तकनीक का प्रयोग करते हुए कोलंबियाई इलेक्ट्रॉनिक निगरानी दल को सूचित किया कि एस्कोबार मेडलिन में एक मध्यम वर्गीय बैरियो में छुपा हुआ है। अमेरिका कोलंबिया की राष्ट्रीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों को अपने नज़दीक आते देख एस्कोबार और उसके अंगरक्षक अल्वारो डी जीसस एगुदेलो ने उनकी तरफ गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ देर तक सामना करने के बाद एस्कोबार और उसके बॉडीगार्ड ने सड़क के आसपास के घरों की छतों पर दौड़ते हुए पीछे की सड़कों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कोलंबियाई राष्ट्रीय पुलिस ने दोनों को गोली मार दी। एस्कोबार के पैर, धड़ और कान पर गोली दागी गई, जिसमें सबसे घातक निशाना कान पर लगा, जिसके बाद पाब्लो एस्कोबार की मौत हो गई और इस तरह अपराध की दुनिया के सबसे बड़े अपराधी का अंत हो गया। लेकिन यह कभी साबित नहीं हो पाया कि किसने सबसे आखिरी निशाना एस्कोबार के सिर पर लगाया। क्या यह निशाना गोलीबारी के दौरान लगाया गया था? इस बात को लेकर बहुत सी अटकलें लगाई जाती रहीं। ऐसा भी कहा गया कि ह्यूगो एलिगवर ने अपनी 9 mm की पिस्तौल से सिर्फ एक गोली मारकर एस्कोबार का काम तमाम कर दिया, लेकिन परिवार के कुछ सदस्यों का मानना है कि एस्कोबार ने आत्महत्या की होगी। उसके 2 भाइयों रॉबर्ट एस्कोबार और फर्नांडो सांचेज एरिलानो का विश्वास है कि उसने खुद के कान पर गोली मार ली, उसने आत्महत्या की होगी, वह मारा नहीं गया होगा। एस्कोबार के भाई ने बताया कि वे मुझसे अक्सर यही कहा करते थे कि अगर उनके पास कभी बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा तो वे अपने कानों पर गोली मारकर खुद को खत्म कर लेंगे। लेकिन जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके कान के आसपास कोई स्टिपलिंग पैटर्न नहीं पाया गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि जिस गोली से एस्कोबार की मौत हुई थी उसे हाथ की लंबाई से कहीं अधिक दूरी से मारा गया था, यानी उसने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उसको मारा गया। एस्कोबार की मौत के बाद और मेडलिन कार्टेल के विखंडन के बाद कोकीन के बाजार पर जल्दी ही उसके प्रतिद्वंदी कैली कार्टेल का कब्जा हो गया, लेकिन 1990 के दशक के मध्य में उसके लीडरों को या तो मार दिया गया या उन्हें कोलंबिया सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उसने जो अपनी रॉबिन हुड वाली छवि बनाई थी उसका मेडलिन में प्रभाव आज भी कायम है। वहाँ के कई लोग, विशेष रूप से शहर के अधिकांश गरीब लोग जिन्हें एस्कोबार के जीवित रहते उसके द्वारा सहायता प्राप्त हुई थी, उन्होंने उसकी मौत पर विलाप किया था। उसके जनाजे में करीब 25,000 लोग शामिल हुए थे। एस्कोबार ने 26 वर्ष की आयु में मार्च 1976 में मारिया विक्टोरिया से शादी की, तब उसकी उम्र 15 साल थी। उसके साथ उनके 2 बच्चे थे, जुआन पाब्लो और मैनुएला। एस्कोबार ने हेसिएंदा नेपोलिस नामक एक आलीशान एस्टेट तैयार किया था और वह इसी में रहते थे। साथ ही उसने इसके नज़दीक ग्रीक शैली में एक किले का निर्माण करने की योजना बनाई थी। किले का निर्माण भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन यह कभी पूरा नहीं हो पाया। खेत, चिड़ियाघर और किले को सरकार ने जब्त कर लिया और 1990 में इसे एक्सटिंक्शन दे डेमिनो कानून के तहत कम आमदनी वाले परिवारों को दे दिया गया। इस संपत्ति को एक थीम पार्क के रूप में बदल दिया गया। तो यह थी दुनिया के सबसे कुख्यात ड्रग माफिया की कहानी। जल्द ही एक और क्राइम स्टोरी के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।